बच्चों, इस चैनल पे अपन कंप्लीट 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। आपको इस चैनल के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी की सारी थ्योरी, सारी डेरिवेशन फुल डिटेल से, एकदम डिटेल से, बेसिक से पढ़ेंगे अपन। बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आप मेरे पे भरोसा करो, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि ये चैनल आपको बहुत बेनिफिट देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और 100 में से 100 लाने की मैं आपकी फुल कोशिश करूँगा। तो अच्छे ढंग से पहले आपके पास एक नोटबुक ले के रखो, और जो मैं लिख रहा हूँ बहुत बढ़िया ढंग से नोट्स लिखो, बहुत बढ़िया ढंग से नोट्स। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। अपनी क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? फिजिक्स। तो देखो अब बच्चों, थोड़ी बहुत अपन पहले बहुत सिलेबस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सिलेबस के बारे में। फिजिक्स बहुत बच्चों आसान सब्जेक्ट है, इसको लोगों ने हार्ड बना रखा है। किसने? लोगों ने इसको बिना फालतू क्यों पता हार्ड बना रखा है। अपन के फिजिक्स के 2 बुक्स होती हैं। कितनी बुक्स होती हैं बच्चों? 2 बुक्स। एक होती है जिसको बोला जाता है फिजिक्स फर्स्ट, एक को बोला जाता है अपन का, एक होती है बुक जिसको अपन बोला जाता है फिजिक्स फर्स्ट। क्या बोला जाता है? फिजिक्स फर्स्ट। एक है अपनी बुक फिजिक्स फर्स्ट, और एक अपनी बुक है फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट में बच्चों टोटल 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? टोटल 8 चैप्टर। और फिजिक्स सेकंड में टोटल कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर। और कुल मिला के अपनी सिलेबस में 14 चैप्टर। कितने चैप्टर हैं बच्चों? 14 चैप्टर। और अपन का देखते हैं, अपन का 56 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है? बोर्ड का पेपर कितने नंबर का होता है? 56 नंबर का होता है, जिसमें से फिजिक्स फर्स्ट के सवाल आते हैं 29 नंबर के, और फिजिक्स सेकंड के सवाल आते हैं 27 नंबर के। क्या होता है, बच्चों को फिजिक्स फर्स्ट हार्ड लगती हैं। क्या लगती हैं? हार्ड। और फिजिक्स सेकंड थोड़ी क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं, बहुत हल्की लगती हैं। फिजिक्स फर्स्ट हार्ड लगती हैं। इसका हार्ड लगने के पीछे रीज़न क्या है? फिजिक्स फर्स्ट आपको अच्छी करनी है। अगर किसी भी बच्चों बोल रहे हैं मेरे को फिजिक्स फर्स्ट सर बहुत अच्छी करनी है, सेकंड बच्चों बहुत ईजी है। सेकंड का तो कोई भी बंदा 1 महीना पढ़ के सेकंड में पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकता है, लेकिन फर्स्ट में पूरे नंबर लाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। क्योंकि फर्स्ट पढ़ने से पहले आपको ये फर्स्ट कोर्स आपको है ना बेसिक मांगती हैं। क्या मांगती हैं? बेसिक। फिजिक्स क्या मांगते हैं? फिजिक्स फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने सबसे पहले स्टार्ट करते समय आपको वेक्टर के बारे में बहुत अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप फिजिक्स फर्स्ट समझ नहीं पाओगे, बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। नहीं मतलब नहीं। फिजिक्स फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है वेक्टर, और फिजिक्स सेकंड में कहीं आपको वेक्टर देखने को मिलेगा ही नहीं, उसमें वेक्टर की कोई नीड नहीं है। फिजिक्स फर्स्ट की नीड क्या है? फर्स्ट चीज़ आपको वेक्टर आना चाहिए। सेकंड चीज़ आपको क्या आना चाहिए? अवकलन का अच्छा खासा आइडिया आना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ डिटेल की तरह, जो अपन का मैथ का सिलेबस है पूरा नहीं पढ़ना है, ओनली बेसिक आना चाहिए। ओनली क्या आना चाहिए? बेसिक। थर्ड पॉइंट आपको थोड़ा बहुत समाकलन का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? समाकलन, लिमिट कैसे रखते हैं, समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं। और फोर्थ पॉइंट आपको थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति का आइडिया होना चाहिए। अगर ये तीनों आपको आती हैं तो आप फिजिक्स फर्स्ट आपके कमांड में होगी, और फिजिक्स फर्स्ट में आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फिजिक्स सेकंड तो अपन कभी भी पढ़ सकते हैं। फिजिक्स सेकंड तो अपन का जब मन हुआ तब 1 महीने में ख़त्म कर दी। अब अपने पास बोर्ड एग्जाम के लिए फुल टाइम है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स फर्स्ट। कितने चैप्टर पढ़ेंगे अपने एक साथ? 8। कितने नंबर के हैं? 29 नंबर के। और फिजिक्स फर्स्ट कुछ रिक्वायरमेंट है इससे। क्या रिक्वायरमेंट है? ये बोलती हैं तू वेक्टर अच्छा कर ले। क्या अच्छा कर ले? क्या वेक्टर अच्छा कर ले। कौन कौन सा टॉपिक बोलती हैं? ये बोलती हैं तू वेक्टर को बढ़िया कर ले, फिर अवकलन को बढ़िया कर ले, फिर समाकलन को बढ़िया पढ़ ले, और त्रिकोणमिति को बढ़िया पढ़ ले। मैं तुमको कभी भी असंतुष्ट नहीं करूंगी, संतुष्ट करूंगी, पूरे नंबर दूंगी। तो आपको फिजिक्स फर्स्ट स्टार्ट करना, ऐसे नहीं कि सर स्टार्ट करो स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इन इन चारों पे फुल आपकी कमांड होनी चाहिए। किन पे कमांड होनी चाहिए बच्चों? इन चारों पे आपकी फुल कमांड होनी चाहिए। ये 4 टॉपिक हैं, मैं बोल रहा हूँ इन चारों को तुम पहले अच्छे से पढ़ो, और फिर फिजिक्स फर्स्ट पढ़ो, फिर फिजिक्स फर्स्ट स्टार्ट करो। तुमको लगेगा वाकई में सर बहुत इजी है, फिजिक्स फर्स्ट क्या है? बहुत इजी। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वेक्टर। क्या स्टार्ट करूँगा? वेक्टर। इसके बाद में तुमको क्या बताऊँगा? अवकलन। फिर क्या बताऊँगा? समाकलन। फिर क्या बताऊँगा? त्रिकोणमिति। तुमको बोरिंग लगेगा, ये मैथ्स जो पढ़ेंगे हम अपन, तुमको बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन बोरिंग नहीं, इसको इंटरेस्ट लेना है। बायो वालों कुछ भी करो, जब तुमने साइंस ले ली है तो मैथ से पीछा नहीं छूटा है। मैथ तुम्हारा
जब तक पीछा नहीं छोड़ेगी, जब तक फिजिक्स है। फिजिक्स का कोई भी सवाल हो उसमें फिजिक्स तो 20% लगती हैं, 80% मैथ लगती हैं। क्या लगती हैं? मैथ। तो तुम मैथ से बच के कभी भाग नहीं सकते हो, तो मैथ तुमको अच्छी करनी ही पड़ेगी। हर क्वेश्चन में 20% फिजिक्स लगती हैं, फिर पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैथ के अकॉर्डिंग होती हैं। किसके अकॉर्डिंग होती हैं? मैथ के। तो मैथ से भागो मत, मैथ में इंटरेस्ट पैदा करो, आराम से समझो। मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ने को बोल ही ना रहा हूँ। 4 टॉपिक, एक वेक्टर, एक अवकलन का बेसिक बिल्कुल सिंपल सा अवकलन, सिंपल सा समाकलन और छोटी सी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और अपना सब कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर। क्या बच्चों, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वेक्टर। तो वेक्टर के पहले इसका कुछ पढ़ते हैं बेसिक और फिर अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर। तो सबसे पहले हेडिंग डालो भौतिक राशियाँ। क्या बच्चों, कौन सी राशियाँ? भौतिक राशियाँ। अब मैं तुमको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सबसे पहले तो क्या बनाओगे? नोट्स बनाओगे। क्या बनाओगे? नोट्स। और जो भी डाउट होगा मेरे से पूछोगे, जो भी होगा डाउट मेरे से क्या करोगे? पूछोगे। हेडिंग कौन सी है बच्चों? हेडिंग डालो भौतिक राशियाँ। पहला सवाल बनेगा कि भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं? तो भौतिक राशियाँ उन राशियों को कहता है जिनको क्या किया जा सके? मापा जा सके। कि जिनको क्या किया जा सके? मापा जा सके। उन राशियों को कौन सी राशि बोला जाता है? भौतिक राशि बोला जा सकता है। तो भौतिक राशियाँ किसको बोला जाता है? भौतिक राशियों की परिभाषा लिखो। वे राशियाँ जिनको यथार्थता का मतलब होता है शुद्धता। यथार्थता का मतलब क्या होता है? शुद्धता के साथ। जिनको यथार्थता या शुद्धता के साथ मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा। कोई आपको पूछेगा बच्चों भौतिक राशियाँ किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा लिखना, ऐसी राशियाँ यानी वे राशियाँ जिनको किसके साथ? शुद्धता के साथ, एकदम परफेक्टली, एकदम ऐसे नहीं कि तुक्के से नहीं, एकदम परफेक्टली शुद्धता के साथ। किसके साथ? शुद्धता के साथ मापा जा सके। क्या किया जा सके? मापा। जैसे गांव के लोग क्या करते हैं? पैरों से ज़मीन माप लेते हैं। क्या माप लेते हैं? पैरों से ज़मीन। किसी के पैर का माप छोटा होता है, किसी के पैर का माप बड़ा होता है, तो वो मापन शुद्धता के साथ नहीं हुआ है। शुद्धता के साथ मापन मतलब लंबाई को मीटर में मापना, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, एकदम एक्यूरेट मापन। कैसा मापन होना चाहिए? एकदम एक्यूरेट मापन। यानी ऐसी राशियाँ जिनको एकदम शुद्धता के साथ एकदम परफेक्टली मापा जा सके, उनको कौन सी राशियाँ बोला जाता है बच्चों? भौतिक राशियाँ। जैसे तुम बोलो ना सर आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या कितना खुश है? क्या बहुत खुश हूँ। मैं कहूँगा यथार्थता के साथ माप के बता के सर ये मैं नहीं बता सकता कितना खुश हूँ, लेकिन क्या हूँ? बहुत खुश। तो खुशी एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि उसको आप माप नहीं सकते, उसको आप शुद्धता के साथ माप नहीं सकते। आप बता सकते हो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शुद्धता के साथ खुशी का मापन नहीं होता। यानी वे राशियाँ जिनको अपन एकदम शुद्धता के साथ माप सके, उनको कौन सी राशियाँ बोला जाता है? भौतिक राशियाँ। अगली चीज हेडिंग डालो आपको, भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार इंपॉर्टेंट है, नोट्स बने हुए होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है, हेडिंग डालो भौतिक राशियों के प्रकार। कैसी राशियों के प्रकार? भौतिक राशियों के प्रकार। इंपॉर्टेंट हेडिंग है। भौतिक राशियाँ बच्चों 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ? 2 प्रकार की। आपने सुना होगा 11th में भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक आपने सुना होगा सदिश और एक आपने सुना होगा अदिश। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। और आपने सुना होगा एक भौतिक राशि जिसका प्रकार जिसको अपन बोला जाता है अदिश। एक को क्या बोला जाता है? अदिश। और दूसरी भौतिक राशि को क्या बोला जाता है बच्चों? सदिश। क्या बोला जाता है? सदिश। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक होती हैं अदिश और एक होती हैं सदिश।
अब अदिश और सदिश में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक राशि कौन सी होती है, अदिश, और एक राशि कौन सी होती है बच्चों, सदिश। कौन सी होती है, सदिश। सबसे पहले अपन अदिश के बारे में बात करेंगे बच्चों। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उन भौतिक राशियों को क्या बोला जाता है, अदिश राशियाँ। जैसे मान लो द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान। मैंने आपसे पूछा आपका द्रव्यमान कितना है, आपने बताया मेरा द्रव्यमान सिर्फ 50 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 50। तो मेरे को आंसर मिल गया, मैं आंसर से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। मैं ये नहीं पूछूंगा 50 किलोग्राम किस दिशा में है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, द्रव्यमान के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं है। द्रव्यमान एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको आपको किसी को बताना हो, प्रदर्शित करना हो तो केवल किसकी किसकी जरूरत होती है, परिमाण की, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको मैंने कहा बच्चों, एक आपके सामने टेबल पड़ी है, क्या पड़ी है, टेबल। मैंने आपको बोला इस टेबल पे 5 न्यूटन का बल लगा। कितने न्यूटन का बल लगा, 5 न्यूटन। तुम क्या बोलोगे, सर परिमाण से काम थोड़ी चलता है, मेरे को दिशा बताओ, पूर्व की ओर लगाऊं कि पश्चिम की ओर लगाऊं, उत्तर की ओर लगाऊं या दक्षिण की ओर लगाऊंगा। तो देखो बल कैसी राशि है, बल सदिश है। क्यों, क्योंकि उसको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जबकि आपका द्रव्यमान एक कैसी राशि है, अदिश, क्योंकि उसको निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अदिश राशियाँ किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अदिश राशियाँ किनको बोला जाता है, तो लिखो, अदिश राशियाँ बोला जाता है वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशियाँ किनको बोला जाता है, वे राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा, क्या होती हैं, परिमाण व दिशा, नोट्स बनना बच्चों अच्छे से, परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है। ये हो गया आप क्या, कौन कौन सी हो गई, अदिश और सदिश। अब अपन अदिश और सदिश के उदाहरण देखते हैं। किसके उदाहरण देखते हैं बच्चों, अदिश के कुछ उदाहरण, और कुछ उदाहरण किसके देखते हैं। इधर मैं किसके उदाहरण लिख रहा हूँ, आपके अदिश राशि के। इधर किस राशि के उदाहरण लिख रहा हूँ, सदिश के। किसके लिख रहा हूँ, सदिश। इधर किसके उदाहरण लिख रहा हूँ, सदिश। कुछ आपको ये राशियाँ पता होना चाहिए, अदिश और सदिश के। अदिश के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और कुछ एग्जाम्पल किसके लिख रहा हूँ, सदिश के। देखो अदिश का एग्जाम्पल हो गया बच्चों, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसी राशि होती है, अदिश। द्रव्यमान कैसी राशि होती है, द्रव्यमान आपकी एक अदिश राशि होती है। कोई पूछेगा समय कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कोई पूछेगा दूरी कैसी राशि होती है, अदिश। कोई पूछेगा चाल कैसी राशि होती हैं, अदिश। ये इंपॉर्टेंट है। कोई पूछेगा आवेश कैसी राशि होती हैं, अपन आवेश के बारे में पढ़ेंगे 12th में, कैसी राशि होती हैं, अदिश। कोई पूछेगा कोई भी फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, दो प्रकार के फ्लक्स पढ़ते हैं अपन, एक पढ़ते हैं विद्युत और एक पढ़ते हैं चुंबकीय। चाहे विद्युत हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, कैसी राशि होती हैं, अदिश। कोई भी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, कैसी राशि होती हैं, अदिश। ऊर्जा भी कैसी राशि होती हैं बच्चों, अदिश। कोई आपको पूछे कार्य कैसी राशि होती हैं, कार्य भी कैसी राशि होती हैं, अदिश। सदिश राशि इंपॉर्टेंट। कोई आपको पूछेगा बल कैसी राशि होती हैं, चाहे चुंबकीय बल हो चाहे विद्युत बल हो, कोई भी बल हो, बल हमेशा कैसी राशि होती हैं, सदिश। कोई आपको पूछेगा बलागुण कैसी राशि होती हैं, ये भी कैसी राशि होती हैं, सदिश। कोई आपको बोलेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र बोले चाहे चुंबकीय क्षेत्र पूछे, दोनों की तीव्रता कैसी राशि होती हैं,
कैसी राशि होती हैं? सदिश। तो ये एग्जाम्पल आपको थोड़ी बहुत आने चाहिए। जैसे जैसे सदिश के एग्जाम्पल क्या हो गया? बल हो गया, या बलागुण, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, और क्या हो गया? समय, और दूरी, और चाल, और आवेश, या फिर विद्युत बोलो चाहे चुंबकीय फ्लक्स बोलो, दोनों कैसी राशि होती हैं? अदिश। ऊर्जा कैसी राशि होती हैं? अदिश। कार्य कैसी राशि होती हैं? अदिश। ये आपको अदिश और सदिश के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। अब बच्चों अदिश के बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। अदिश के बारे में ज़्यादा किसके बारे में पढ़ते हैं? सदिश। सदिश अपन के लिए क्या है? नई चीज़ है। अदिश अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से अपन जोड़ बाकी करते हैं। वो नंबर क्या होता है? 2, 4, 5, 10 क्या होते हैं? अदिश होती हैं। अपन जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, यानी जोड़ करते हैं, बाकी करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। वो सारे किसके साथ? अपन बचपन से किसके साथ खेलते आए हैं? अदिश के साथ। जो भी अपन बीजगणित पढ़ते हैं, बीजगणितीय एलजेब्रा, जो भी बीजगणितीय योग होते हैं, चाहे जोड़ हो, चाहे बाकी हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, ये सारे की सारी किसके साथ होती हैं? अदिश के साथ। अदिश के बारे में ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक नोट लिखकर अदिश को यहाँ पर भी अपन क्या देते हैं? विश्राम देते हैं। क्या देते हैं? अदिश को यहाँ पर क्या दे देते हैं? विश्राम। तो बताओ अदिश, अदिश के बारे में एक लिखो लाइन। क्या लिखोगे? अदिश राशियाँ, जो भी राशियाँ हैं, कैसी? अदिश राशियाँ बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती हैं। कौन से योग के नियम का? बीजगणितीय योग के नियमों का क्या करती हैं? नियमों का पालन करती हैं। अदिश राशियाँ कौन से योग के नियमों का पालन करती हैं? बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती हैं। जबकि सदिश राशियाँ बीजगणितीय योग के नियमों का पालन नहीं करती हैं। देखो बच्चों, ये अपन को पता होना चाहिए कि अदिश राशियाँ, कैसी राशियाँ? अदिश राशियाँ बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती हैं। कौन से योग के नियमों का पालन करती हैं? बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती हैं। जबकि सदिश राशियाँ बीजगणितीय योग के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बीजगणितीय योग क्या होता है? सिंपल सा, आपने बचपन से पढ़ा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे आपको जोड़ना है 3 - 5 + 4 - 8। तो कुछ मत करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दोगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। -5 और -8 कितना हो जाएगा? 13। तो कितना हो जाएगा? 7 - 13। और आंसर कितना आ जाएगा? -6। इस योग को बोलते हैं बीजगणितीय योग। और सारी की सारी अदिश राशियाँ इसी नियम को पालन करती हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने लिखा कि एक कोई निकाय है। एक कोई क्या है? निकाय। निकाय कोई बच्चों बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ होती है ना किसी के अंदर, उसको निकाय बोल देते हैं। मान लो कि इस निकाय के अंदर 3 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 3 आवेश। और आवेश बताओ कैसी राशि होती हैं? अदिश राशि। और मान लो आपको सवाल में दे दे Q1 का मान दे दे -6 माइक्रो कूलाम। Q2, और आवेश का मतलब कुलाम होता है, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ होता है। Q2 का मान दे दे -2 माइक्रो कुलाम, और Q3 का मान दे दे बच्चों 5 माइक्रो कुलाम। मतलब इस निकाय के अंदर कितने आवेश हैं? 3 आवेश। इसको निकाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 आवेशों का निकाय। कितने आवेशों का निकाय? 3 आवेशों का निकाय। और पूछ इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करो। क्या निकालो? निकाय का कुल आवेश। तो निकाय का कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। कौन से योग के बराबर हो जाएगा? बीजगणितीय योग के बराबर। जैसे एक पर आवेश कितना है? -6। दूसरे पे कितना है? -2। तीसरे पे कितना है? 5। -8 और 5 कितना हो जाएगा? -3 माइक्रो कूलाम। ये योग कौन से योग होता है? बीजगणितीय योग। ये आपको आना चाहिए। ये तो अपन को आता है सर, ये तो अपन को आता है, ये तो हमको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो सदिश राशियाँ पालन करती हैं सदिश योग के नियमों का। कौन सा योग के नियमों का पालन करती हैं? आगे लिखो नोट, जो कि अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। सदिश योग के नियम, किसके नियम पढ़ने हैं? सदिश। लिखो सदिश राशियाँ सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं।
सदिश राशियाँ कौन सी योग के नियमों का पालन करती हैं? सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं। ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, सदिश योग के नियम। किसके नियम? आपने अदिश योग के नियम मतलब बीजगणित योग तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन सदिश योग के नियम आपके लिए एकदम नए हैं। पूरे चैप्टर में अपन इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सदिश योग के नियमों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन पूरे चैप्टर के अंदर? अपन पूरे चैप्टर के अंदर इसके पढ़ेंगे, इसके सदिश योग के नियम। किसके नियम पढ़ेंगे? सदिश योग के नियम। तो आओ बच्चों, पहले अपन थोड़ा बहुत सदिश के बारे में पढ़ लेते हैं। सदिश होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन को आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सदिश। क्या हेडिंग डालो? सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? वेक्टर बोला जाता है। सिंपल चीज़, आप क्या बोलो? पहली चीज़ सदिश। क्या बोलो? सदिश, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वेक्टर बोला जाता है। वेक्टर, सदिश। सदिश कह रहा है मेरे पास दो चीज़ें होती हैं। ले दे के सदिश के पास कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें तो होती हैं सदिश के पास। एक तो होती हैं, क्या होता है बच्चों? एक तो सदिश के पास होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण। और दूसरी चीज़ क्या होती है किसी भी सदिश के पास? दिशा। परिमाण और दिशा दोनों किसके पास होते हैं? सदिश के पास। किसके पास होते हैं? सदिश के पास। अब अगली चीज़, ये तो आपको पता है। अब अगला हेडिंग है सदिशों का निरूपण। क्या हेडिंग है अगली चीज़? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली हेडिंग है सदिशों का। हमेशा अपने आधे घंटे की क्लास होगी। कितने घंटे की क्लास होगी? आधे। इस आधे घंटे को अगर तुमने सही से यूटिलाइज कर लिया, बढ़िया ढंग से पढ़ लिया, तो मेरी गारंटी है फिजिक्स में तुमको कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। फिजिक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा। सदिशों का निरूपण। बच्चों, सदिश के पास कितनी चीज़ होती हैं? दो। एक होती हैं परिमाण और एक क्या होती हैं? दिशा। किसी भी सदिश को एक बच्चों रेखाखंड के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं? रेखाखंड के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं बच्चों? रेखाखंड के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट, किसी भी दुनिया के किसी भी सदिश को हमेशा एक रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है। बच्चों, किसी भी सदिश को हमेशा किसके द्वारा निरूपित करते हैं? रेखाखंड के द्वारा। ऊपर किसका निशान बनाते हैं? तीर का निशान। ऊपर किसका निशान बनाते हैं? तीर का निशान। और जहाँ से ये तीर, देखो तीर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो जहाँ से ये तीर स्टार्ट होता है उसको, इस पॉइंट को बोला जाता है सदिश का टेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल। और जहाँ ये सदिश एंड होता है उसको क्या बोला जाता है? सदिश का हेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? सदिश का हेड बोला जाता है। और देखना, ये जो इस रेखाखंड की लंबाई है, इस रेखाखंड की जो लंबाई होती है, क्या होती है? इस रेखाखंड की जो भी लंबाई होगी, इस रेखाखंड की जो भी लंबाई होगी, क्या होगी? रेखाखंड की जो भी लंबाई होगी वो हमेशा सदिश के परिमाण को निरूपित करती हैं। किसको निरूपित करती हैं? रेखाखंड की लंबाई हमेशा किसी भी सदिश के किसको निरूपित करती हैं? परिमाण के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? सदिश के परिमाण के बारे में बताती हैं। किसके बारे में बताती हैं? सदिश के परिमाण के बारे में बताती हैं। और ये जो तीर का निशान है रेखाखंड के ऊपर, ये जो अपन बनाते हैं तीर का निशान, किसका निशान बनाते हैं? ये जो तीर का निशान है ये हमेशा आपको क्या बताता है? ये सदिश की दिशा के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? ये तीर का निशान हमेशा सदिश की दिशा को बताता है। किसको बताता है? सदिश की दिशा को बताता है। बच्चों देखो, और सदिश को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे ये है तो इसको मैं दूंगा सदिश ए, और ऊपर एक क्या बनाते हैं? तीर का निशान। किसका निशान बनाते हैं बच्चों? तीर का निशान। किसका निशान बनाते हैं? तीर। किसका निशान बनाते हैं? तीर का। तो किसी भी सदिश को हमेशा याद रखना, किसी भी सदिश को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। और ऊपर हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों? उसके ऊपर हमेशा एक तीर का निशान बना देते हैं। किसका निशान बना देते हैं? ऊपर हमेशा एक तीर का निशान बना देते हैं। ये होता है किसी भी सदिश को लिखने का तरीका, सदिश ए। और ये इसकी रेखाखंड की लंबाई होगा वो हमेशा सदिश के किसको बताएगी? परिमाण को, सदिश के। और किसी भी सदिश के परिमाण को अपन लिखते हैं, किसी भी सदिश के परिमाण को लिखने का तरीका आपको पता है। अगर सदिश ए है तो सदिश ए का परिमाण कितना लिखेंगे अपन? सदिश ए का परिमाण लिखेंगे मोड ए। किसे लिखेंगे?
मोड ए से। किसे लिखेंगे? मोड ए, या फिर मोड ए को सिंपल ए से भी कभी कभी लिख दिया जाता है। सुनो, अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, यहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। किसी भी सदिश को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सदिश के परिमाण को या तो लिखते हैं वेक्टर ए का मोड कर देते हैं, इसको बोलते हैं मोड, ये दो साइड में लिखते हैं लाइन, इसका मतलब होता है मोड, या फिर सिंपल ए से लिख देते हैं। किसे लिखते हैं? सिंपल ए से, इसको बोला जाता है सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। और ये तीर बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं? तीर। ये तीर आपको सदिश की दिशा के बारे में जानकारी देता है कि सदिश नीचे से ऊपर की ओर दिशा है या ऊपर से नीचे की ओर, ये हमेशा ये तीर आपको बताता है। ये तीर ऊपर है, इसका मतलब सदिश का दिशा टी से एच की ओर है। किधर है? टी से एच। अगर ये सदिश नीचे होता तो दिशा कहाँ होती है? ऊपर से। अगर ये तीर नीचे होता तो टेल ये हो जाता और हेड क्या हो जाता? ये। सदिश ऊपर है तो ये टेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हेड। तो ये तीर आपको सदिश की दिशा बताता है। क्या बताता है? इस सदिश की दिशा कब है, कहाँ है? तुम कहोगे सर टी से एच की ओर, टी से एच यानी नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये तो बताता है आपको, तीर तो बताता है सदिश की दिशा। किसी भी सदिश को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और ऊपर क्या बना देते हैं? वेक्टर बना देते हैं। सदिश के परिमाण को या तो सिंपल ए से लिख देते हैं या किसे लिखते हैं? मोड ए से। और ये मोड ए को अपन को कौन बताएगा? किसी भी सदिश को जिस रेखाखंड के द्वारा निरूपित करते हैं उस रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण को बताती हैं। क्या बताती हैं? सदिश के परिमाण को। देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चों मान लो ये कोई दो सदिश हैं, एक सदिश तो मान लो, सॉरी एक मिनट रुकना, माना कि ये अपने दो सदिश हैं। अच्छे ढंग से समझना है, एकदम बेसिक से। क्या समझना है? एकदम बेसिक से। माना कि ये कोई दो सदिश है, एक सदिश ये हो गया, एक सदिश कौन सा हो गया? ये हो गया। दो सदिश है। कितने सदिश हैं बच्चों? दो सदिश है। एक सदिश ये ऊपर वाला और एक सदिश, इसको मैंने, ये एक सदिश ये है और एक सदिश ये। और सदिश को अपना इंग्लिश के किसे दे सकते हैं? कि इसको नाम दे दिया सदिश ए। हर सदिश का अपना एक नाम होता है, हर सदिश का अपना क्या होता है? एक नाम। इसको क्या नाम दे दिया? सदिश बी। तो तुम कहोगे सर सदिश ए के रेखाखंड की लंबाई ज़्यादा है, सदिश ए के रेखाखंड की लंबाई क्या है? ज़्यादा, जबकि सदिश बी के रेखाखंड की लंबाई क्या है? कम। इसका मतलब क्या हुआ? तुम कहोगे सर इसका मतलब हुआ कि सदिश ए का जो परिमाण होगा ना, हाँ, वो किससे ज़्यादा होगा? सदिश बी के परिमाण से क्या होगा? ज़्यादा होगा। सदिश बी के परिमाण से क्या होगा? ज़्यादा। तो सुनना, किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश के कैपिटल लेटर से, या तो कैपिटल ए से दिखाते हैं या कैपिटल बी से दिखाते हैं या कैपिटल सी से। ये तो किसका रिप्रेजेंटेशन है? किसी भी सदिश को अपन मानते हैं ना, सदिश को नाम देते हैं ना, या तो वेक्टर ए लिखते हैं या वेक्टर बी लिखते हैं, वेक्टर सी लिखते हैं। किसी भी सदिश के परिमाण को या तो लिखते हैं मोड ए, सदिश ए के परिमाण को किससे लिखूंगा? मोड ए से। सदिश बी के परिमाण को किससे लिखूंगा? मोड बी से। सदिश सी के परिमाण को किससे लिखूंगा? मोड सी से। परिमाण का मतलब क्या होगा? सदिश के रेखाखंड की लंबाई, सदिश के रेखाखंड की लंबाई। कभी कभी अपन परिमाण को मोड ए से ना लिख के सिंपल किससे लिख दिया जाता है? ए से। बी के परिमाण को क्या लिख देते हैं? बी। सी के परिमाण को किससे लिख देते हैं? सी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर के परिमाण को। वेक्टर के परिमाण को। ये किसको बात करते हैं? वेक्टर के परिमाण को। और परिमाण, किसी भी वेक्टर का परिमाण उस सदिश के रेखाखंड की लंबाई को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी सदिश को जिस रेखाखंड से अपन प्रदर्शित करते हैं ना, उस रेखाखंड की लंबाई उस सदिश के परिमाण को बताते हैं। और आपको एक नोट लिख के बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी सदिश के रेखाखंड, जो भी रेखाखंड की लंबाई होगी, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है। लंबाई क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। लंबाई, आपको कभी सुना है किसी की लंबाई नेगेटिव? किसी भी सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेखाखंड के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेखाखंड। और रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और रेखाखंड की लंबाई किसको बताती है? सदिश के परिमाण को। और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लंबाई हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और लंबाई क्या पता जीरो भी हो सकती है। तुम कह सकते हो किसी की लंबाई जीरो हो सकती है, बिल्कुल, कुछ भी लंबा नहीं हो तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो लंबाई कभी भी नेगेटिव पॉसिबल
किसी भी रेखाखंड की लंबाई नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं है। रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव या फिर जीरो। तो तुम कह सकते हो कि सर किसी भी सदिश का परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा धनात्मक होगा या फिर जीरो हो सकता है। तो कम से कम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी, किसी भी सदिश के परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता? क्योंकि सदिश के परिमाण को कौन बताता है? तुम कहोगे सर सदिश के परिमाण को बताता है रेखाखंड की लंबाई। वो रेखाखंड की लंबाई हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो सदिश का परिमाण भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। वो रेखाखंड की लंबाई जीरो हो सकती है, इन बिल्कुल छोटा रेखाखंड, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो लेंथ का, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। एक बिंदु को भी तो एक रेखाखंड मानते हैं। क्या मानते हैं? एक बिंदु भी एक रेखाखंड होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। रेखाखंड में कितने पॉइंट होते हैं, दो तो पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। एक बिंदु भी क्या होता है बच्चों, एक रेखाखंड होता है। उसका खास बात क्या होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम ही होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम ही। तो एक बिंदु को भी रेखाखंड माना जाता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, जीरो। तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर किसी भी रेखाखंड की लंबाई जीरो हो सकती है जब वो पॉइंट होगा, जब वो क्या होगा, बिंदु होगा। रेखाखंड, एक बिंदु भी एक रेखाखंड होता है। याद रखना, रेखाखंड में कितने पॉइंट होते हैं बच्चों? तुम कहोगे सर रेखाखंड में दो पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट। कितने पॉइंट होते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। अगर मान लो दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए, दोनों पॉइंट किस जगह आ जाए, एक, ये क्या बन जाएगा, बिंदु। बिंदु भी एक रेखाखंड होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है, जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिंदु भी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी होती है, जीरो होती है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर किसी भी रेखाखंड की लंबाई या तो पॉजिटिव हो सकती है या कितनी हो सकती है, कम से कम कितनी हो सकती है, जीरो। जीरो कब होगी, जब वो रेखाखंड क्या होगा, बिंदु होगा। रेखाखंड क्या होगा, बिंदु होगा। तो किसी भी सदिश की लंबाई या तो, रेखाखंड की लंबाई या तो पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, जीरो। कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव। और रेखाखंड की लंबाई किसको बताती है, सदिश के परिमाण को बताती हैं। किसी भी दुनिया के किसी भी रेखाखंड का, किसी भी सदिश को जिस रेखाखंड के द्वारा निरूपित किया जाता है, उस रेखाखंड की लंबाई हमेशा सदिश के परिमाण को बताती है। किसको बताती हैं, परिमाण। और रेखाखंड की लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो सदिश का परिमाण भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इतना आपको सदिश के बारे में आना चाहिए। देखो बच्चों, दुनिया के हर सदिश के पास, दुनिया के हर सदिश के पास या तो क्या होगा बच्चों, परिमाण होगा या फिर क्या होगी, दिशा। और किसी भी सदिश को इंग्लिश के है ना कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और ऊपर क्या बनाते हैं, वेक्टर। और सदिश को एक अपन किसके द्वारा, रेखाखंड के द्वारा निरूपित करते हैं और ऊपर क्या बनाते हैं, तीर का निशान। तीर का निशान क्या बताता है, सदिश की दिशा। जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हेड बोलते हैं, जहाँ एंड होता है उसको पॉइंट को क्या बोला, सॉरी, जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को टेल बोलते हैं, जहाँ एंड होता है उस पॉइंट को कौन सा बोलते हैं, हेड। और रेखाखंड की लंबाई कितनी है, एल। सदिश को जिस रेखाखंड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसकी लंबाई कितनी है, एल। हमेशा याद रखना, ये एल हमेशा सदिश के परिमाण को बताता है। किसको बताता है, एल हमेशा सदिश के परिमाण को बताता है। और किसी सदिश ए के परिमाण को लिखने का तरीका होता है मोड ए। क्या लिखते हैं, मोड ए का मतलब सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण मतलब रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई। या फिर किसी भी सदिश के परिमाण को सिंपल ए से भी लिखा जा सकता है। आगे देखो, ये कितने सदिश बने मैंने आपके सामने, दो सदिश। कितने सदिश हैं, दो। सदिश ए के रेखाखंड की लंबाई ज़्यादा है, सदिश बी के रेखाखंड की लंबाई क्या है, कम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि सदिश ए का परिमाण सदिश बी के परिमाण से क्या है, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि सदिश ए के रेखाखंड की लंबाई क्या है, ज़्यादा। सदिश को हमेशा इंग्लिश के है ना कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और ऊपर क्या बनते हैं, तीर का निशान। सदिश के परिमाण को तो या तो सिंपल ए बी सी लिख देते हैं या मोड ए, मोड बी, मोड सी के द्वारा लिखते हैं। ये किसको बताता है, सदिश के परिमाण को। और ये किसको बताता है, सदिश को। और आपको पता है किसी भी रेखाखंड की लंबाई कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी सदिश का परिमाण कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सदिश की लंबाई यानी रेखाखंड की लंबाई या तो पॉजिटिव होगी या फिर कितनी होगी, जीरो। तो किसी भी सदिश का परिमाण या तो क्या होगा, पॉजिटिव या फिर क्या होगा, जीरो। ये हो गया किसी भी सदिश का निरूपण। इसके आगे वाला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कल। यहाँ तक अच्छे से समझना, कुछ भी डाउट हो तो कल मेरे से क्लास में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही।